कोई व्यक्ति भारतीय फौजी परंपराओं में ट्रेन हो और उसके बाद फिर कट्टरवाद का रास्ता अपना ले, और वो भी ऐसा कट्टरवाद जिसे तालिबान कहते हैं। जी हाँ, यही हमारी कहानी है। और उस कहानी को बताने के पहले हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीर, जिसमें आपको एक ही व्यक्ति के दो चेहरे दिखाई पड़ेंगे। दो चेहरे, ये दो चेहरे जो एक्सप्लेन करते हैं कि एक 20 साल का युवक 60 साल की उम्र तक क्या से क्या हो जाता है। तालिबान के ये वन ऑफ द टॉप लीडर्स हैं और शेर मोहम्मद अब्बास स्थानिकजाई इनका नाम है। ये पॉलिटिकल ऑफिस जो है कतर में, उसके प्रमुख हैं, वहीं रहते हैं। और आज की तारीख में अगर हम कहें कि जो सबसे प्रमुख चेहरे तालिबान के हैं जो काबुल में सत्ता में आएंगे, उनमें से एक हैं। लेकिन हम ये कहानी आपको क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी फौजी ट्रेनिंग भारत में की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1982 बैच में। सन 71 के बाद से ऐसा हुआ था कि भारत ने, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने अपने दरवाजे विदेशी कैडेट्स के लिए खोल दिए थे। और उन्हीं विदेशी कैडेट्स में से 1982 के बैच में 45 कैडेट्स में से एक थे स्थानिकजाई। हमारे साथ इस वक्त संदीप थापड़ साहब, ब्रिगेडियर संदीप थापड़ साहब मौजूद हैं, जो कि स्थानिकजाई के कोर्समेट थे 1982 के। ये भी पास आउट हैं और बड़े करीब से इस व्यक्ति को उन्होंने देखा था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति आईएमए में ट्रेन होकर, एलीट एकेडमी है, और उसके बाद उसका प्रोग्रेशन कुछ ऐसा होता है कि आज की तारीख में तालिबान एक क्रूर चेहरे के साथ दुनिया के सामने है और उसका वो सबसे टॉप लीडर। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, ये थोड़ा अजीब तो है, लेकिन आपको अफगानिस्तान के हालात देखने पड़ेंगे। इससे पहले कि मैं शेर मोहम्मद अब्बास के ऊपर आऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूना एनडीए में हमारे बैच में एक और अफगानी था, गुलाम मोयुद्दीन। 79 में हमने एनडीए ज्वाइन किया था। और जब हम वो उसी साल, आपको याद होगा कि रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, तो वो 3 टर्म तक आया। 80 जून के बाद वो नहीं आया। बाद में पता चला वो मुजाहिदीन ज्वाइन कर गया। तो वो एक किस्सा है। अब आते हैं आईएम में। शेर मोहम्मद अब्बास शेरू, जो कि किरण कंपनी भगत बटालियन में थे, ये 4 में से एक अफगानी ऑफिसर थे। 4 की ट्रेनिंग हो रही थी हमारे बैच में। इन्होंने एसीसी के रूट के थ्रू आए थे, यानी कि ये 3 साल पहले ही आईएमए में ट्रेनिंग कर चुके थे और उसके बाद एसीसी से आईएमए आते हैं, जो हमारे बैच के साथ मिल गए और पास आउट हमारे बैच से हुए। ये मेरी कंपनी में नहीं थे, दूसरी कंपनी में थे, लेकिन शक्ल से हम एक दूसरे को जानते थे। इतनी क्लोज मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एज अ कोर्समेट कभी मिले तो बातचीत जरूर हुई। लेकिन जब से ये पता चला है कि ये आज कहाँ हैं, मैंने काफी अपने कोर्समेट जो इनके प्लेटून के थे, जो इनके साथ रहते थे, उनसे बातें की हैं, कुछ मेमोरीज इनके बारे में पता किया है। और जैसे मुझे याद है और लोगों को याद है, 40 साल पुरानी बात है। बहुत सिंपल आदमी थे, कोई ग्रेट चीजें नहीं इनके बारे में याद लोगों को कि बहुत आउटस्टैंडिंग चीज कोई हो। नॉर्मल जैसे और कैडेट्स होते थे वैसे थे, अपना काम मतलब से मतलब रखते थे। वैसे भी अफगान कैडेट्स जो होते थे उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, उनको समझना बोलना कम आता था, तो वो घुलते मिलते कम थे। वो आपस में अपने ही अफगानियों के अंदर उनकी दोस्ती यारी रहती थी और दूसरों से। लेकिन आसपास के जो कैडेट्स, आपके इंडियन कैडेट्स रहते हैं, उनसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। जी हाँ, देखिए, वो जो ट्रेनिंग, वो जो डिसिप्लिन आईएमए में उनको मिली और उसके बाद वो नौकरी करने गए और अफगान नेशनल आर्मी में उन्होंने नौकरी की। लेकिन उसके बाद से फिर वो सिलसिला शुरू होता है जिसमें कि वो तालिबान के साथ आ जाते हैं। और 96 तक तो मुझे लगता है कि वो शायद फौज में थे, जिसके बाद उन्होंने फौज छोड़ी। जी हाँ, सरप्राइजिंग है। लेकिन जैसे हालात अफगानिस्तान के रहे हैं, जिससे पिछले 40 साल से जो जद्दोजहद चल रही है, लड़ाई चल रही है, कभी रशियंस, कभी अमेरिकन, कभी कौन, कभी तालिबान, तो एटीट्यूड्स कैन हार्डन, लोगों के नजरिए बदल सकते हैं। पता नहीं अब उन्होंने अपने देश में क्या देखा रशियंस के टाइम कि उनको कुछ ऐसा हुआ कि मैं तालिबान को ज्वाइन करूं, और उन्होंने ये रुख मोड़ लिया और तालिबान को ज्वाइन कर लिया।
मुझे अभी भी लगता है कि वो तालिबान ज्वाइन करने के बाद, जैसे सुनने में आ रहा है कि उनके स्पोक्स पर्सन हैं, क्योंकि उनकी अंग्रेजी पे ग्रास्प भी अच्छी है और नेगोशिएटर हैं, तो इतने मुझे नहीं लगता कि मैं गलत भी हो सकता हूं कि इतने वो कट्टरपंथी होंगे, लेकिन जायज है कि तालिबान के लीडर हैं, तो कुछ तो होगा उन्होंने जो तालिबान ने देख के उनको लीडर बनाया है। तो अब पता नहीं कि वो 15 साल 14 साल आईएमए में जाने, हिंदुस्तान में जाने के बाद मैंने सुना पाकिस्तान भी गए, वहां पर भी उन्होंने बातचीत की और वहां पर भी काफी टाइम बिताया, तो हो सकता है उनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया हो। एक वाकया ये भी है कि 96 में रिकग्निशन तालिबान को मिले, इसके लिए जो टीम गई थी तालिबान की तरफ से प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से बात करने के लिए अमेरिका, तो उस टीम के हिस्सा भी थे स्थानिक जाय शेरू, जिन्हें आप कह रहे हैं। पर ये शेरू जब वहाँ तालिबानी नेता के रूप में अवतरित हुए, तो आप और आपके बैचमेट्स की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आप लोगों को अचानक से ये पता लगा कि ये वही शेरू है जिसे आप एक बहुत ही सामान्य कैडेट समझते थे, और अचानक से ये दुनिया के सबसे कट्टरपंथी संगठन का एक प्रमुख चेहरा है? आप दोस्तों के बीच क्या बातचीत हुई? पहले तो हमने विश्वास ही नहीं किया, हमने बोला नहीं ये नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कुछ फोटोएं देखी तो लगा कि हाँ कुछ कनेक्शन ठीक है, ये हो सकता है, शक्ल तो मिलती जुलती है, थोड़ा वजन बढ़ गया है। तो फिर कुछ लोगों ने जो फॉलो कर रहे थे इसके करियर को, जिन्होंने पहले भी सुना था इसके बारे में, तो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं ये वही है। तो फिर जाके फिर वही सरप्राइज की कैसे हो गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ हालात देश में इनके ऐसे होंगे, कुछ प्रेशर ऐसा होगा, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसा होंगे कि इन्होंने तालिबान का दामन पकड़ लिया। और इन स्पाइट ऑफ हमारी ट्रेनिंग, इन स्पाइट ऑफ 4 साल हिंदुस्तान में रहने के बावजूद जो फ्रेंडशिप या कोई कांटेक्ट बना, उसके बावजूद इन्होंने जाके तालिबान को ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। लेकिन हमको रियली पता नहीं कि इनके साथ क्या होया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए फ़ौज की ट्रेनिंग और उसके बाद फिर वापस जाना और फ़ौज में नौकरी भी करना अफ़गान नेशनल आर्मी में, और उसके बाद फिर मौका लगते ही चले जाना तालिबान की तरफ और तालिबान का फिर प्रमुख चेहरा बन जाना, तो एक कॉन्शियस एफर्ट भी दिखाई पड़ती है उनके पर्सनैलिटी में। ये बात जो है ये पहचानी जा सकती है। पर ये तो ज़रूर है सर कि एक रिश्ता जो भारत से है, उस रिश्ते को जिस तरह से हम देख रहे हैं वो शायद नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो देखते तो उनकी तरफ से कोई बात आती, और हम जो लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, शायद इसके लिए हमें भी बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मुझे किसी बहुत सीनियर रिपोर्टर ने बताया है, एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने बताया है कि उनको 4 दिन पहले इनका कॉल आया था, मैसेज आया था कि हिंदुस्तानियों को बोलिए कि काबुल एम्बेसी को बोलिए कि काबुल ना छोड़ें, दे आर सेफ, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन उस टाइम इतना क्योस था कि किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया, और प्लस चिंता भी थी अपनी एम्बेसी के स्टाफ के बारे में। तो हमने कहा हम चांस नहीं लेंगे, हम इवैक्यूएट करेंगे। तो ये इनके माध्यम से हिंदुस्तान गवर्नमेंट को अप्रोच किया गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इवैक्यूएशन जो शुरू हुआ इंडियन डिप्लोमैट्स का, उसके पहले की ये बात है? जी हाँ, उसी से एक दिन पहले शाम को मैसेज, इसका आर्टिकल भी आया था एक अखबार में, प्रोमिनेंट इंग्लिश पेपर में, कि एक मैसेज आया था जो इनके माध्यम से आया था कि आप हिंदुस्तानियों को बोले इवैक्यूएट ना करें, उनको कोई डेंजर नहीं है। लेकिन कोई चांस नहीं लेना चाहता, और सही किसी ने चांस नहीं लिया, क्योंकि अभी लीडरशिप, तालिबान की लीडरशिप अभी आके पहुंचनी शुरू हुई है काबुल में। पहले तो जो एलिमेंट्स थे वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, अब शायद जाके कंट्रोल में आए। तो ऐसे जब खुले आम एलिमेंट्स होते हैं, उपद्रवी एलिमेंट्स होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके ऊपर प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान की एम्बेसी सेफ है। और हिंदुस्तान की एम्बेसी बड़ा ल्यूक्रेटिव टारगेट थी, पाकिस्तानियों की तरफ से पुश किया कि हिंदुस्तान की एम्बेसी को टारगेट करो, जरूर किया होगा उन्होंने, तो अच्छा किया हमने निकाल लिया। लेकिन एक
कहने सुनने में आया है कि एक प्रपोजल आया था इनसे, जिसको सीरियसली उस टाइम नहीं लिया गया हालात को देखते हुए। तो अगर हो सकता है, नेगोशिएटर तो हैं, इनकी भाषा, एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, इसीलिए ये पहली बार तालिबान ने इनको 96 में, जैसे आप कह रहे हैं, अमेरिका में भेजा था। तो ये तो वहीं से नेगोशिएट बने, क्योंकि इनको उस टाइम तालिबान सारे अपनी पुश्तो या लोकल लैंग्वेज बोलते थे, तो उनको पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस, स्मार्ट पीपल जो समझ सकें और प्रोजेक्ट कर सकें, वो शायद इनमें नजर आए। तो इसलिए वहां से ये इनका शुरू हुआ है, एक मुकाम शुरू हुआ है। आप कह रहे हैं स्थानिक जाय को अंग्रेजी आती है, और जाहिर है अंग्रेजी उन्होंने भारत में ही पिकअप किया होगा, क्योंकि उनका अफगानिस्तान के बाद भारत ही आना हुआ था, और इसी अंग्रेजी की बदौलत वो तालिबान के शीर्ष नेतृत्व को साधने में सफल हुए, करीब हो गए, और आज की तारीख में पॉलिटिकल ऑफिस में कतर में बैठे हुए हैं। पर ये अगर इस बात को मानी जाए, उस वाक्य को माना जाए जो आप बता रहे हैं हमें, तो एक पोटेंशियल सिंपथाइज़र के तौर पर हम स्थानिक जाय को कल्टिवेट कर सकते हैं। आप लोग तो फौज में रहे हैं, आप इन्फॉर्मर कल्टिवेट करते हैं, उसी प्रकार एक कल्टिवेट किया जा सकता है एक सिंपथाइज़र। क्या इस बात की गुंजाइश आपको थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है उन फ्रेंड्स के ज़रिए जो उस दौर में उनके साथ रहे होंगे? देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जो नेशनल टीवी पे शायद इसको अगर हम कुछ जवाब देंगे तो खामियाजा किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ओवरऑल तालिबान के हिंदुस्तान की तरफ क्या रिलेशन है, क्या आउटलुक है, क्या नजरिया है, और क्या पाकिस्तान कितना उनको कंट्रोल कर रहा है, कितना उनको इंडिपेंडेंस देता है अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए। क्योंकि अब पाकिस्तान का बैकयार्ड है, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इतनी मुश्किल के बाद, जद्दोजहद के बाद उसने कंट्रोल वापस खींचा है अफगानिस्तान का वीज़ावी इंडिया, और वो फिर इंडिया को एक से लेने दे उसमें, तो वो नहीं चाहेगा। अब देखते हैं कि हमारे डिप्लोमेट कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को अब सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगा तो पैसा जरूरत पड़ेगा, जो पैसा शायद पाकिस्तान के देने की उस पर काबिलियत नहीं है। चाइना, हिंदुस्तान दे सकता है, अमेरिका तो देगा नहीं, रशिया भी नहीं देगा। तो वेस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज जो तालिबान को सपोर्ट करती हैं, और शायद हिंदुस्तान अगर हम फेवर चाहें और थोड़ा अपना रिलेशनशिप बनाना चाहें और थोड़ा सा प्रेशर उनके साथ बनाना चाहें, तो शायद हम भी डेवलपमेंट के लिए फंड दे सकते हैं उनको। अभी ये सब इवॉल्व होगा धीरे धीरे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, बहुत सी अच्छी जानकारियां आपसे प्राप्त हुई। और तालिबान से भारत कभी भी संपर्क नहीं करना चाहता, और यह इतिहास साक्षी है कि आतंकी संगठनों से भारत ने कभी भी कोई संपर्क बनाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन एक स्थिति है अभी जो कि काबुल में, अफगानिस्तान में है, हमारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, और ऐसे में उन्हें बाहर निकालने के लिए किसी भी तरह की मदद अगर मिलती है तो जाहिर है वो सब स्वीकार होगा। और ऐसे में क्या स्थानिक जाय एक संभावना बन सकते हैं, नजरें इस पर पड़ी रहेंगी। अभी एक लेते हैं ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।